पाकिस्तान की सियासत में नौजवानों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। पैगाम था वोट को इज्जत दो। जब मेरी जमात ने पैगाम छोड़ दिया तो मैंने उनसे कहा कि आपकी सोच है, इक़्तिदार को इज्जत दो कि मैं इसके साथ नहीं चल सकता। खान साहब अपने बच्चों को क्यों नहीं कहते कि आप आज़ादी की जंग लड़े? बच्चे अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, तालीम के बाद वो सियासत में आएंगे। देख अब ना मेरा क्वेश्चन शाहिद खाकान अब्बासी साहिब से ही है। मौका तो इनको भी मिला था, प्राइम मिनिस्टर तो ये भी बने थे, तो इन्होंने क्यों एक चीज पे हम चारों का और पूरे ऐवान का इत्तेफाक है कि इस मुल्क में एक इनकलाब आना चाहिए। सड़क में ये बाहर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़रूख वड़ाइच। आज हम हेले कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और हमारे जो मेहमान हैं वो हैं साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी जनाब शाहिद खाकान अब्बासी। इनके लिए क्लैपिंग चाहिए मुझे। उनके साथ मौजूद हैं नायब अमीर पाकिस्तान जमात इस्लामी पाकिस्तान डॉक्टर उसामा रज़ी साहब, इनको भी वेलकम कीजिए। और उनके साथ मारूफ कानूनदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अज़हर सिद्दीक़ साहब मौजूद हैं। तो हमारा आज का मौजू ये है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासत में नौजवानों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, और इसके साथ एक चीज़ लिंक है कि पाकिस्तान में मौरूसी सियासत है या नहीं, और अगर है तो क्या ये अच्छी है या बुरी है। मैं सबसे पहले जो अपने पैनलिस्ट हैं उनसे आगाज़ करूँगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये जो मैंने आपके सामने रखा है सवाल, इस पे आप बात कर लें, फिर इंशाल्लाह हम हाउस ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामी जमीयत तलबा का पायनियर क्लब का बहुत मशहूर हूँ, उन्होंने हमें ये मौका दिया। चंद बुनियादी बातें हैं। आज मुल्क का नौजवान क्या चाहता है? हम सब नौजवान की बात करते हैं। नौजवान मुल्क का अपनी इज़्ज़त चाहता है, अपना हक चाहता है, रोज़गार चाहता है और कारोबार के मौके चाहता है। मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगा अगर मईशत तरक्की नहीं करेगी। और एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जिस मुल्क में सियासी इंतशार होगा वहाँ पर मईशत तरक्की नहीं करेगी। इस साल जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ लिया है, उनकी जो डिसर्टेशन थी उसका बुनियादी नुक्ता ये था कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वो तरक्की नहीं करेगा। ये सबक पाकिस्तान के लिए है। आज अगर पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल रूल नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हों वो मुल्क तरक्की नहीं करते। ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा एहसासा है जो दुनिया के बहुत कम ममालिक के पास है, उसका नाम है नौजवान। 2/3 आबादी 30 साल की उम्र या उससे कम है। आज दूसरे ममालिक के लिए आबादी की उम्र एक मसला बन गई है। हमारे पास ये ताकत मौजूद है, लेकिन हम उसके लिए सिर्फ बात करते हैं, कुछ करते नहीं हैं। आज आपको हुकूमत के निज़ाम को, हुकूमत का कारोबार से क्या ताल्लुक़ है, इकॉनमी में उसका क्या असर है, इसको आपको बदलना होगा। आपको रेगुलेशन बेहतर करनी होगी। आपको कारोबार में मुदाखलत से बाहर निकलना होगा। ये बुनियादी बातें हैं आज मुल्क के लिए। इन बातों को समझने की ज़रूरत है। जिस तरह हम आज मुल्क चला रहे हैं, ये मुल्क नहीं चल सकता। ये बड़ी वाज़ेह बात है। पूरा मुल्क, दुनिया रिफॉर्म्स की बात करती है। एक मुल्क है जो रिफॉर्म्स की बात नहीं करता, उसका नाम पाकिस्तान है। आज जो मुल्क तरक्की कर चुके हैं वो भी रिफॉर्म्स की बात करते हैं। चीन रिफॉर्म की बात करता है, अमेरिका में इलेक्शन हुए, रिफॉर्म्स में इलेक्शन होते हैं, लेकिन पाकिस्तान बात नहीं कर रहा क्योंकि हमें इन बातों की समझ नहीं रही। दूसरा जो आपने सवाल किया मौरूसी सियासत के बारे में, मौरूसी सियासत दुनिया में सियासत का हिस्सा है, लेकिन मौरूसियत अगर काबिलियत की बुनियाद पे हो, मौरूसियत तजर्बे की बुनियाद पे हो तो उसकी जगह है। लेकिन मौरूसियत बराए मौरूसियत हमेशा नाकाम रही और नाकाम रहेगी। जी जी, बात कर लूँ। जी जी।
ना कोई राब्ता ही नहीं हो रहा है, ना वो हमें देख रहे हैं ना हम उन्हें देख रहे हैं। तो मैं अच्छा, ये जो फ़ारूक साहब ने जो 2 सवाल किए हैं, ये दोनों सवाल ऐसे हैं जो आपके लिए और हम सब के लिए, पूरे मुल्क के लिए बुनियादी सवाल की हैसियत रखते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या इस मुल्क के मुस्तक़बिल में इस मुल्क के नौजवानों का कोई हिस्सा है या नहीं है? आप वैसे क्या समझते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, आपका कोई हिस्सा है इस मुल्क में? नहीं है। ये देखिए, ज़ुबान खल्क़ को नक़ारा खुदा समझो, और ये वो नौजवान हैं जो इस मुल्क के पंजाब यूनिवर्सिटी के बाशऊर तलबा और तालिबात हैं, जो इस मुल्क का सबसे आगे बढ़ा हुआ तबका है, और वो ये कह रहा है कि हमारा इस मुल्क में कोई हिस्सा नहीं है। तो ऐसा क्यों है? सवाल ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा तो 78 साल से हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, और अब ऐसा क्या हो जाएगा कि ये बदल जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि 78 साल पहले जब ये मुल्क अलग हुआ था हिंदुस्तान से, और ये एक अलग मुल्क की हैसियत से वजूद में आया था, तो इस मुल्क का इक़्तिदार आला आवाम को मुंतकिल नहीं हुआ, और इस मुल्क के इक़्तिदार पर, इस मुल्क की हाकिमियत पर एक तबके ने कब्ज़ा कर लिया, और वो तबका 3 ताकतों पर मुश्तमिल था। एक सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, दूसरा जागीरदार तबका, और तीसरा लुटेरे और चोर सरमायादार, जिन्होंने इन तीनों तबकों ने इस मुल्क पर कब्जा किया। 78 साल से ये तबका आगे बढ़ रहा है, पूरा मुल्क पीछे जा रहा है, और ख़ास तौर पर नौजवान पीछे जा रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले साल 10 लाख नौजवान जिन्होंने इस मुल्क में पढ़ा, इस मुल्क में तालीम हासिल की, और वह इस मुल्क से बाहर चले गए। 10 लाख नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान। और इस मुल्क में इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके मुल्क के पास पासपोर्ट छापने के लिए कागज़ नहीं है। इतने लोगों ने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है कि हम इस मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। ये सब वो लोग हैं जो पाक सरजमीन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनके लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है, इनका इस मुल्क में कोई मुस्तकबिल नहीं है। सवाल ये है कि अब क्या किया जाए? उसका जवाब यह है कि इस मुल्क को एक स्ट्रक्चरल, एक निज़ामाती तब्दीली की ज़रूरत है, और किसी भी मुल्क के निज़ाम को तब्दील करने के लिए एक इनकलाब की ज़रूरत होती है। लिहाजा इस मुल्क का नौजवान इस मुल्क के इक़्तिदार तक उस वक्त पहुँचेगा जब इस मुल्क में नौजवानों का इनकलाब आएगा, जब इस मुल्क में अवाम का इनकलाब आएगा। और इस इनकलाब के लिए इस मुल्क में जिस चीज़ की सबसे बुनियादी ज़रूरत है वो ये है कि एक मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म हो। लिहाजा मैं इस्लामी जमीयत तलबा को इस एतबार से मुबारकबाद देता हूँ कि यूनियंस पर पाबंदी लगा दी गई, मजदूरों पर पाबंदी लगा दी गई, आवाज़ पर पहरे बिठा दिए गए, इस मुल्क के मीडिया को बंद कर दिया गया, इस मुल्क में सियासत का गला घोंट दिया गया, इस मुल्क में अवाम की नुमाइंदगी को हाईजैक कर लिया गया। उसके बावजूद पंजाब यूनिवर्सिटी में इतने सारे लोग मौजूद हैं और वह अवाम की और नौजवानों की आवाज़ उठा रहे हैं। लिहाजा इस मुल्क में इनकलाब की जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि इस मुल्क में एक पॉपुलर लीडरशिप है, और इस मुल्क में अवाम के अंदर वो बेदारी है जो आपको एक दिन याद होगा। कल जो दिन गुजरा है उसका नाम 16 दिसंबर है, और 16 दिसंबर वो दिन है जो इस इक़्तिदार के भूखे तबके के तसल्लुत की वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़ों के अंदर तकसीम हो गया था। 16 दिसंबर 1971 को इन जर्नैलों, इन जागीरदारों और इन लुटेरों ने इस मुल्क को तोड़ा था और इस मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। लेकिन उस वक्त भी अवाम में वो अवेयरनेस नहीं थी जो आज इस अवाम में अवेयरनेस है। और पाकिस्तान में 78 साल बाद इस मुल्क के नौजवान ये बात समझ चुके हैं कि इस पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की असल वजह क्या है और उसका असल जिम्मेदार कौन है। आप किसी से भी हाथ उठाकर पूछेंगे, वो आपको बता देगा कि इस मुल्क की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार कौन सा तबका है और इस मुल्क के सियासी और अवामी नुमाइंदगी को किसने हाईजैक किया है। ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब जो तीसरा इंग्रेडिएंट चाहिए वो एक मुनज़्ज़म कैडर की ज़रूरत है। तरबियत याफ्ता तंजीम, तरबियत याफ्ता
बाशऊर इनकलाबी कारकुनान, और वो सिर्फ इस्लामी जमीयत तलबा के पास हैं और वो जमात इस्लामी के पास हैं। दूसरा सवाल, मोरूसी सियासत। मोरूसी सियासत का मसला यह है कि ये जो 3 गंदे अंडे हैं जिन्होंने इस मुल्क पर कब्जा किया हुआ है, इन्हीं की औलादों में, ये सियासतदान नहीं है भाई, ये जागीरदार हैं, ये लुटेरे हैं, ये सरमायादार हैं। सियासतदान तो यहाँ बैठे हैं, सियासतदानों पे तो पाबंदी लगा दी गई है। जिस मुल्क में भुट्टो सियासतदान नहीं था, वो जागीरदार था, लिहाजा वो एक तबकाती कशमकश है। और इस मुल्क में इस लुटेरे तबके ने सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के जरिए भी इक़्तिदार पर कब्जा किया और अवाम की नुमाइंदगी पर भी कब्जा कर लिया है। दोनों चीजें हाईजैक्ड हैं। लिहाजा मोरूसी सियासत को, हम बिलावल को इस मुल्क का वजीर आजम देखना नहीं चाहते। हम ये समझते हैं कि मरियम को जितवाने के लिए 40,000 जाली वोट डालने पड़े हैं जब मरियम इस सूबे की वज़ीर आला बनी है। लिहाजा मोरूसी सियासत नहीं चाहिए, अवाम की सियासत चाहिए, नौजवानों की सियासत चाहिए। ये मुल्क अवाम ने बनाया है और इस मुल्क के इक़्तिदार पर अवाम का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। उसामा रज़ी साहब ने तो पूरा माहौल गरमा दिया है और मुझे अब कमी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी मुझे किसी को मदऊ करना चाहिए था। उनकी सख्त ज़रूरत थी ताकि वो सवालात का जवाब देते। मैं अज़हर सदीक़ साहब की तरफ बढ़ूँगा, सवाल वही है, मौजू वही है, आपके पास ये माइक आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी उम्र इस वक्त 57 साल हो गई है और इनकलाब और ये बातें सुनते हुए हमारे कान थक गए थे। और हकीकी मानों में अगर एक इनकलाबी सोच और आपकी आवाज़ को लेकर आया है तो उसका नाम इमरान खान है। वरना मैं तारीख के उन औराक से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैंने जुल्फ़कार अली भुट्टो का ट्रायल खुद पढ़ा है। पीपल्स पार्टी बातें बड़ी करती है, ज़रा जो भुट्टो साहब का बयान है वो जब बता रहा है कि उसकी हुकूमत को किसने गिराया था, तो वो सुन ले, वो अमरीकी साम्राज्य थे। उनके 342 के स्टेटमेंट में यही लिखा है जब हेनरी किसिंजर ने कहा था रोल बैक द एटॉमिक प्रोग्राम, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, वी विल ईट ग्रास। उसके साथ कौम नहीं खड़ी हुई। और 342 का आज का भी इमरान खान का स्टेटमेंट देख लें आप, उसने भी अमेरिकी साम्राज्यों से टक्कर ली है। और उसके जितने परवरदा यहां बैठे हुए हैं आपके सामने हैं, आप लोगों को आवाज दी है। इस नौजवान की आवाज एक ही लीडर इस वक्त लेकर निकल रहा है और उसका नाम इमरान खान है। और ये इस बात का सबूत है कि आज नौजवान खुद बात कर रहा है। नौजवान वोट लेने में आज़ादी है। मुझे किसी ने पूछा, मैं मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में बैठता हूं तो पूछते हैं कि जनाब आपको तो एस्टेब्लिशमेंट लेके आई। मैंने कहा 21 साल लगाए एस्टेब्लिशमेंट में लाने ने, और दूसरी तरफ देखें 17 सीटें लेकर इस वक्त पीडीएम की हुकूमत बराजमान हो गई। ये समझना है आपको कि हकीकी लीडर जो है, और इमरान खान को अगर एस्टैब्लिशमेंट को इतनी ज़रूरत थी, अगस्त 2018 में आए थे, अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसफ खुद कहते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद से राब्ता हो गया था। और अभी तारीखी तौर पर देख लें, नवाज शरीफ कितनी देर रह सका यहां इस मुल्क में। और अब तो फैसल वाडा खुद कह रहा है कि हमने लिख के दिए थी उसकी प्लेटलेट्स की रिपोर्टें। तो यहीं से समझना है ये हकीकी क़यादत नहीं है। इमरान खान इस वक्त जो जंग लड़ रहा है, तकलीफ, मुश्किल, मुसीबत में है, वो ये हकीकत है। 2 गर्मियों के मौसम बर्दाश्त कर लिए, 2 सर्दियों के मौसम भी बर्दाश्त कर लिए, लेकिन कोई कंप्रोमाइज नहीं किया उसने। वो खड़ा हुआ है। 9 मई का वाकया ज़बरदस्ती डाला गया हम पे। 26 नवंबर के बाद
अब इनकी दौड़ें लग चुकी हुई हैं। और एक याद रखिएगा, इमरान खान ने मौरूसी सियासत को हमेशा रद्द किया है। और आप लोगों में से ही अभी की जितने इलेक्शन लड़े हैं, चाहे एमएनए हो या एमपी हो या सेनेटर हो, कितने रवायती सियासतदान थे। ये है वो तब्दीली की आवाज। मैं इनकलाब पसंदों के एक कबील से हूं, जो हक पे डट गया, उस लश्कर कलील से हूं। मैं यूं ही दस्तों गिरेबान नहीं जमाने से, मैं जिस जगह खड़ा हूं दलील से हूं। शुक्रिया जी। बहुत अच्छे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। खाकान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो तब उन्होंने क्या किया, एक सवाल आया, एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद इसका जवाब आएगा। वेलकम बैक जी। अब वो वक्त आ गया है जब हमें हाउस ओपन करना है। और हमारे कहाँ पे हैं जनाब आप? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि लड़कियों वाली साइड से, चूँकि शोर भी ज़्यादा उस तरफ से आया था, तो आप हाथ खड़ा करें आप इस मौजू से मुतल्लिक, या अगर आप इनसे सियासत पे भी किसी पे मसले पे बात करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं जी। हाथ खड़ा करें एक मरतबा जी। दें, सबसे पहले इधर दें। अनहर मोइन नाम है। मैं भी एज ए जर्नलिस्ट काम कर रही हूँ। मेरा सवाल जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब से है, जो कि एक सीनियर पॉलिटिशियन है और काफ़ी टाइम से जो है वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है जी। अभी जो उन्होंने स्टार्ट में बातें की रिगार्डिंग यूथ के हवाले से, उसके बाद हमने एक इनकलाब का एक पूरा सीन सुना। मैं इनसे ये जानना चाहूँगी कि इतने टाइम से ये जो बातें हो रही हैं और ये इतना टाइम इन्होंने स्पेंड किया है, अब तक क्या रेवोल्यूशन इन्होंने खुद देखा है पॉलिटिशियंस के अंदर के जी आए और नौजवान जो है वो भी कहीं नज़र आए? क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं के ऊपर जो है वो तनकीद की जाती है, जी मौरूसी सियासत आ गई, भुट्टो आ गया, पीछे नवाज आ गया, फिर उन्हीं का ख़ानदान आ गया। तो इस हवाले से इनकी जो पार्टी लीडर्स हैं वो कभी क्यों बात नहीं करते हैं? क्यों नई जनरेशन को आगे नहीं लाया जाता? क्यों नई पार्टीज बनाई जाती? आपका सवाल आ गया, बहुत शुक्रिया। देखिए, आना इलेक्ट उसको होना चाहिए जिसको अवाम वोट देते हैं। मैं 8 फरवरी को एक इनकलाब समझता हूँ मुल्क में, लेकिन उसके असरात नहीं है। सिर्फ बात ये है, बाकी सियासतदानों पर तनकीद होती ही होती है, क्योंकि हम ही लोगों के सामने जाते हैं ना। तो जो कुछ मुल्क में हुआ है उससे आज कोई बरी ज़िम्मा नहीं है। मियाँ साहब कहें कि मैं बरी ज़िम्मा हूँ, मैं कहूँ मैं हूँ, जमात इस्लामी कहे हम हैं, इमरान खान साहब कहे मैं हूँ, बिल्कुल नहीं है। सब इस खराबी का हिस्सा है। आज इसको दुरुस्त भी हम नहीं करना है, लेकिन आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर। हम लोग तो कभी हुकूमत में रहे नहीं, हम कैसे हिस्सा हैं? वो मैं कल बता दूं सारी बात। अब बता दें आज। तो मैं दूसरी बात ये, देखिए, इस मुल्क की जो सियासी हकीकत है वो इस मुल्क के अवाम के सामने यहाँ नहीं है। इस मुल्क के हकायक इस मुल्क के अवाम के सामने नहीं आते। तो अब इनकलाब की जब बात करते हैं तो इनकलाब पोलिंग स्टेशन पर आना चाहिए, और आया, हमने उसको कबूल नहीं किया। उसके पीछे क्या मुहर्रिकात सियासत मुल्क की क्या है उसको छोड़ दें। मुल्क आज तक कोई नहीं चला सका। मौका सबको मिला है। आज भी हर सियासी जमात के पास, पीपल पार्टी, पीटीआई, पीएमएलएन, सबके पास हुकूमत है। हुकूमत करके अवाम को दिखाएं। इनकलाब मईशत का, नौजवान के रोज़गार का हुकूमत से आता है। आप क्यों काम नहीं करते? सब हुकूमत में काम करके अवाम को दिखाएं, वो इनकलाब आएगा। ठीक है। वैसे साथ साथ में जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं हमें कभी मौका नहीं मिला। तो जी नेक्स्ट हमारा कौन है, किनके पास जा रहा है माइक? जी 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 दे दें, जल्दी दें, जल्दी दें। मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है और मेरा ताल्लुक़ तौसा शरीफ से है। मेरा सवाल है तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी से। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि तहरीक इंसाफ बार बार बात करती है मारूसी सियासत की। तहरीक इंसाफ में चंद लोगों के सिवा मारूसी सियासतदान सारे शामिल हैं। अगर एग्जांपल देखें उस्मान बुज़दार की, तो उसका वालिद पहले 2-3 दफ़ा एमपीए रह चुका है और वो भी तो मारूसी सियासत ही हुई। क्या ये जो तहरीक इंसाफ बात करती है मारूसी सियासत की, चंद लोगों के अलावा तो तहरीक इंसाफ में भी सब यही सियासतदान ही हैं? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो
2-3 सवाल ले लूँ फिर आपसे। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल उसामा रज़ी साहब से है। 1947 में एक कंपनी थी, उसका हमने मुकाबला किया। वो ज़ुबान में भी हमसे अलग थे, लिबास में भी अलग थे। एक कंपनी हम पर अब भी बराजमान है, जो कि ज़ुबान भी हमारी बोलती है, लिबास भी हमारा है, उनका जो यकीन का नुक्ता है वो भी हम जैसा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस कंपनी से निकलने में आप अपनी ज़िंदगी में या हम ये जो मौजूदा जनरेशन है, क्या इस कंपनी को भगाने में कामयाब होगी? अगर होगी तो वो किस तरह? थैंक यू सर। जी एक सवाल और लें, लेकिन पीछे जाएं इस रो से नहीं, पीछे वो जो हाथ खड़ा करें उनके पास। मेरे ख्याल आपने किसी पॉलिटिकल कंपनी की बात की है। मैं GIS सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल है कि रज़ी साहब ने कहा कि इस मुल्क में इनकलाब आएगा। शऊरी इनकलाब तो हम देख रहे हैं वो आ चुका है, लेकिन जो अमली इनकलाब है उसके लिए 8 फरवरी का दिन था, लेकिन उसको नहीं माना। अब अगला स्टेप क्या है अमली इनकलाब का? मेरे ख्याल ये आपसे फाइनल कॉल की तवक्को रख के बैठे हुए हैं। चलें, अजहर सदीक साहब, आपसे तोनसा से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म का सवाल है कि जनाब मारूसी सियासत तो आपकी जमात में भी है। बहुत शुक्रिया। देखें, मारूसी सियासत को आपको 2 हिस्सों में तकसीम करना है। मारूसी सियासत को बुरी नहीं है, मारूसी ख़ानदानी सियासत। मारूसी ख़ानदानी सियासत से मुराद है शरीफ ख़ानदान है वो छाया हुआ है, भुट्टो ख़ानदान है वो छाया हुआ है, वो कोई रास्ता नहीं दे रहे जो समझना है आपको। अब जहाँ तक बाकी बात है, उस्मान बुज़दार की हद तक बात है या तौंसा में है, भाई वहाँ के अब हमारे यहाँ सिलेक्शन का प्रोसेस अलहदा है बिल्कुल। वहाँ इलाके के लोग, वहाँ के लोगों ने जिनके बारे में कहा कि इसको कैंडिडेट होना चाहिए तो वो कैंडिडेट होता है। उसमें कोई थोड़ी बहुत अगर आ जाती, यानी मिसाल के तौर पर मखदूम शाह महमूद कुरैशी का ख़ानदान ले ले, वहाँ उनकी पीरी मुरीदी है और कई और मसाइल हैं, लेकिन कॉम्पिटेंसी भी साथ साथ है। तो सिर्फ खाली मारूसी सियासत होना ये बुराई नहीं है, लेकिन मारूसी ख़ानदानी सियासत होना मैं समझता हूँ ये बुराई की जड़ है, उसको ख़त्म होना चाहिए, तभी आगे रास्ता आपको मिल सकेगा। वैसे अजहर सदीक साहब, मेरे ख्याल में स्टूडेंट चाह रहा था कि आप ये ऑन करें कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लाना आपकी गलती है। नहीं, देखें, एक बात बड़ी ज़बरदस्त आपके सामने बता दूं मैं, बड़ी अच्छा सवाल किया। उस्मान बुज़दार नालायक आदमी था तो उसका सुने जरा, इससे पहले दाद तो ले लें स्टूडेंट से। जरा, अगर वो नालायक आदमी था तो उसके जरिए निकालना इमरान खान को था। भाई असल लड़ाई समझे आप, उस्मान बुज़दार के दौर में डिफेंड नहीं करता, उस पर इल्ज़ामात लगे करप्शन के, इतने कितने केस बना लिए। अभी जो हाल देख रहे हैं मरियम सफदर का, सिर्फ माँ सिवाय टिकटॉकर के अलावा कुछ देख रहे हैं आप? बताएं जरा। चलें उसामा साहब, एक तो वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इनकलाब आया, लेकिन मैं तो आम आदमी हूँ, खड़े होकर ही बात करूँगा जी। 8 फरवरी को जो इनकलाब आया, वो कह रहे हैं कि वो तो मुंतकिल नहीं हो सका, यानी इन तक नहीं पहुंचा, तो अब क्या करना है, आगे क्या लाया अमल? देखिए, ये सबसे कांटे का जो सवाल है ना, अहम तरीन सवाल जो इस मुल्क का है वो वही है जो इस वक्त पूछा गया है, ठीक है, कि अब क्या किया जाए। तो हम चूँकि इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में हैं, तो हमें इस सवाल को थोड़ा सा इल्मी बुनियाद पे या साइंसी बुनियाद पे समझना चाहिए, क्योंकि अमलन जो चीज़ सही होगी वो उसी वक्त सही होगी जब वो एकेडमिकली इल्मी तौर पे जो बात सही होगी वही अमलन भी सही होगी, ठीक है। अब जो मसला है इल्मी तौर पे और अमली तौर पे दोनों एतबार से, जब हम अपने मुल्क की माजी करीब की सियासत देखते हैं तो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ तो रोज़ अव्वल से ये था कि पाकिस्तान पर इस सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और जागीरदारों का तसल्लुत तोड़ा जाए, जब तक ये नहीं टूटेगा अवाम और पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अवाम ने थोड़ी सी इस बात को नज़रअंदाज किया और फिर हमने तजुर्बात की एक तारीख़ मुरतब कर दी। इस मुल्क में हमने सिविल ब्यूरोक्रेसी को हुकूमत में देखा, इस मुल्क में हमने मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को हुकूमत में देखा, इस मुल्क में हमने जागीरदारों को हुकूमत में देखा, इस मुल्क में सरमायादारों को हुकूमत में देखा, इस मुल्क में मुरूसी सियासत देखी, इस मुल्क में मार्शल्ला की सियासत देखी, इस मुल्क में औरत की हुकूमत देखी, इस मुल्क में मर्दों की हुकूमत देखी, इस मुल्क में हमने जाली जमहूरी निज़ाम देखा, इस मुल्क में जाली सदारती निज़ाम देखा। हमने जो कुछ किया जा सकता था वो सब कुछ देख लिया, लेकिन मुल्क आगे नहीं बढ़ा, अवाम के हालात नहीं बदले। एक छोटे से तबके के हालात बदल गए, उनकी लंदन
में जागीरें बन गई, न्यूयॉर्क में हवेलियां बन गई, उनकी दुबई में प्लॉट बन गए, वो आगे बढ़ते रहे, मुल्क पीछे हटता गया। अब क्या किया जाए? सवाल यह है कि इस मुल्क में निज़ाम किस तरह तब्दील होगा। निज़ाम को तब्दील करने के लिए मैं थोड़ी सी अपने अब्बासी साहब से माजरत चाहता हूँ। इस मुल्क में निज़ाम हुकूमत तब्दील नहीं करेगी, हुकूमत टूटेगी तो इस मुल्क का निज़ाम बदलेगा और इस मुल्क का निज़ाम अवाम तब्दील करेंगे। तारीख़ का ये सबक है कि तारीख़ हमेशा अवाम की जिद्दोजहद से मुरतब होती है, ठीक है। और इस मुल्क में इनकलाब के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब इस मुल्क के हालात जहां पहुंच गए हैं, कोई नया तजुर्बा करने के हम काबिल नहीं रहे। हम अपना मुल्क पहले ही तोड़ चुके हैं और इस वक्त भी मुल्क में याह्या खान 2 की बातें हो रही हैं। आप सुन रहे हैं? इस मुल्क में इस वक्त भी याह्या खान 2 की बातें हो रही हैं। इस मुल्क के बारे में नक्शे पेंटागन से जारी हो रहे हैं। एक तरफ ग्रेटर बलोचिस्तान, एक तरफ ग्रेटर पख्तूनिस्तान, एक तरफ यहाँ पे पंजाबिस्तान, इस किस्म की बातें नाउजुबिल्लाह यहाँ पर की जा रही हैं। और हमारा वजीर दाखिला कह रहा है कि बलोचिस्तान के 12 शहरों में दहशतगर्दी हुई और उसे पता ही नहीं चला, और वो कह रहा है कि ये एक SHO की मार है। तो भाई एक SHO को भेज देता तो क्यों वहां चला गया था? लिहाजा ये कुछ नहीं करेंगे, इन तिलों में तेल नहीं है। जो कुछ करना है वो अवाम को करना है। अब अवाम की सूरत हाल ये है कि अवाम के पास एक लीडरशिप उसको मैसर है, एक इंग्रेडिएंट लीडरशिप उसका एक इंग्रेडिएंट है। दूसरा इंग्रेडिएंट अवाम की मोबिलाइजेशन है जो इस वक्त मुल्क में मौजूद है। और तीसरा सबसे अहम इंग्रेडिएंट वो तंजीम है और मुनज़्ज़म इनकलाबी कारकुनान की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे चाय बनाने के लिए आपको पत्ती चाहिए, आपको दूध चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको आग चाहिए। अगर आप आग पर पानी को खौलाते रहें, उस पर दूध भी डाल दें और पत्ती आपके पास नहीं हो तो सारी उम्र भी आप खौलाते रहें, इनकलाब कभी नहीं आएगा, चाय कभी नहीं बनेगी। इसलिए इस इनकलाब के लिए इनकलाबी जमात की ज़रूरत है, जो मैंने पहले भी आपसे कही थी। साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे, आप दुनिया में किसी भी इनकलाब का मुताला कीजिए, इनकलाब अवाम की ताकत, एक नुमाइंदगी और लीडरशिप और तीसरी मुनज़्ज़म इनकलाबी जमात, ये 3 इंग्रेडिएंट चाहिए। ये तीनों इंग्रेडिएंट इस वक्त मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन अलग अलग पड़े हुए हैं और इनमें कोई जो है वो रब्त नहीं है। ये मरबूत एक इनकलाबी इकाई नहीं बन सकी है अभी तक। बहुत शुक्रिया उसामा रज़ी साहब। माइक कहाँ पे हमारा ऑडियंस का? जी वहाँ पे। जी पहला सवाल पूछे जी। शुक्र है इस मुल्क में आवाज़ भी आ रही है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल शाहिद खाकान अब्बासी साहब से है कि आप देखते हैं कि जब भी मुल्क में थोड़ा सा इंतशार होता है तो साइबर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। हमारे व्हाट्सएप, हमारे ट्विटर, एक्स सब कुछ बंद कर दिया जाता है, हम लोग बोल नहीं पाते। इसी तरह जब मलकू को देख लें, अनवर मकसूद को देख लें और अफकार अलवी, और इसी तरह बेशतर लोग ऐसे हैं जो बोल रहे होते हैं लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस पर आपका क्या रद्द अमल है? आप लोगों ने एक सियासी कारकुन होने के तहत इस पर कौन सी कंट्रीब्यूशन की है? मेरा नाम सिबगा रहमान है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन शाहिद खाकान अब्बासी साहिब से ही है। जैसे उन्होंने अभी कहा कि मौका सबको मिला, लेकिन गवर्न किसी ने नहीं किया, गवर्नमेंट किसी ने नहीं की। इसी तरह मौका तो इनको भी मिला था, प्राइम मिनिस्टर तो ये भी बने थे, तो इन्होंने क्यों गवर्नमेंट नहीं की? चलें ठीक है, आपका सवाल आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबीना सिप्रा है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मेरा एक बड़ा ही बेसिक बुनियादी सवाल है दोनों हमारे PML एंड PTI रहनुमाओं से। तहरीक इंसाफ कहती है कि मुस्लिम लीग नून ने नौजवानों को मुंतशिर किया, जबकि मुस्लिम लीग नून कहती है तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को मुंतशिर किया। हमें ये जब बताया जाए कि इमरान खान के बच्चे भी बैरून मुल्क में हैं, मरीम नवाज़ के बच्चे भी बैरून मुल्क में हैं, हमारे लिए रोल मॉडल क्या है? जबकि हम अपनी आज़ादी की जंग हम लोग लड़ रहे हैं, क्या कल को ये लोग पाकिस्तान में आके हमारे हक़ के दिफा के लिए, हमारे हक़ के खुद इरादियत के लड़ सकते हैं, जबकि इन्होंने वो परेशानियाँ, वो चीज़ें फेस नहीं की जो हमने की हैं? आपका सवाल तहरीक इंसाफ से है। मेरा सवाल तहरीक इंसाफ से भी और मुस्लिम लीग नून से भी, हमें हमारा राइट पाथ दिखाया जाए, हम आखिर कर क्या रहे हैं? ठीक है जी, आप सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा मेहमान तमाम मोज़िज़ मेहमानों से है, रिस्पेक्टिव ऑफ एफिलिएशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, और मेरा ख्याल है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारी IT इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योर्स को भी,
कि आप लोग सियासत के अलावा आप हमें बताएं जो इंटरनेट की सूरत हाल है, जिस तरह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उसके बाद हमारे लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जो स्टार्टअप्स हैं उनको आप क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? जो आप कह रहे हैं कि यूथ पाकिस्तान की ताकत है और दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में ज़्यादा है, तो आप इसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं? आप इनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। ये उसामा रज़ी साहब, इसका जवाब आप बाद में दीजिएगा। जी पहले आप 2 सवाल के जवाब। जी देखें, पहला सवाल आपका ये है कि इंटरनेट बंद होता है। ये जो मैंने पहले बात की थी, बात वही है। जिस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं होगा, जो अवाम की राय से नहीं आई होगी, जो अवाम की नुमाइंदा नहीं होगी, तो वो इंटरनेट ही बंद करेगी। ये अवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश होती है। जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं, जो अवाम के मैंडेट से आती हैं, वो ये काम नहीं करती। ये काम पाकिस्तान में पहले नहीं होता था, लेकिन अब चूँकि एक ही तरीका है हुकूमत के वजूद में रहने का कि अवाम की आवाज़ को दबाया जाए, अवाम की आवाज़ को फैलने ना दिया जाए। ये वो नाकामी है सियासत की जिसके ख़िलाफ़ हमने आज चलना है। मुझसे जो ज़ाती सवाल आपने किया है, मेरा कोई दावा मुल्क के तमाम मसाइल हल करने का नहीं है। मैंने 36 साल सियासत में गुजारे हैं और 26 अपोजिशन में गुजारे हैं, और बाकी 10 में भी 10 साल अपनी हुकूमत की अपोजिशन में गुजारे हैं। तो मेरा कोई दावे नहीं है कि मैंने हालात बेहतर किए हैं, लेकिन मैं जिस जमात के साथ था इसलिए था कि वो जमात बाकी जमातों से बेहतर सोच रखती थी, और कम अज़ कम जिस हुकूमत का मैं हिस्सा रहा, मैं ये कहने के काबिल हूँ कि जिस दिन हमने हुकूमत ली थी, जब हुकूमत छोड़ी है तो बेहतर हालात में छोड़ी है। उस दिन मुल्क बेहतर था जिस दिन हमने हुकूमत ली थी। ये उस वक्त की हकीकत है। मैं 10 महीने वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ। मैंने जो मेरे ज़िम्मे मेरे काम लगाए थे मेरी जमात ने, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे मुकम्मल किए। मुल्क को तरक्की दी, फाटा की जो तरमीम थी वो आइन में की, टैक्स के निज़ाम को बदला, मुकम्मल तौर पर टैक्स के निज़ाम 10 महीने की कारकर्दगी है। मैं कोई मेडल नहीं चाहता हूँ, मैं कोई आपसे उसमें कोई सताइश की बात नहीं है, लेकिन ये जो उस कुर्सी पर बैठता है उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन गुजारिश आपसे ये है कि अगर हम मजमूई तौर पर मुल्क के हालात देखेंगे तो मुल्क के हालात पस्ती का ही शिकार रहे हैं। हमने उस खराबी को दूर करनी है। तो मैंने पहले कहा कि यहाँ पर किसी के पास कोई शख्स इस मुल्क में नहीं है, और ये हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है कि आज मुल्क में कोई ऐसा सियासतदान नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है तो ये कह सके कि मैंने मुल्क के हालात बेहतर किए। इसीलिए जहाँ हम आज खड़े हैं, जो खराबियाँ हैं, इनको दूर करने के लिए आपको इस्लाह चाहिए, आपको रिफॉर्म्स चाहिए। हम उसकी बात नहीं करते, हम नारों की तरफ तवज्जो रखते हैं। हम अगर हुकूमतों की बात करें तो मैं जो हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा तो आप सबको बड़ी तकलीफ़ होगी, ये भी मैं बता दूँ। लेकिन मुझे इस बात पर ज़ाती तौर पर कम अज़ कम फ़ख्र है कि मैं कभी किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं रहा, पर्दे के सामने या पर्दे के पीछे। और मैं ये भी आपको बता दूं, ये बात इस मुल्क में कम लोग कर सकते हैं। मैंने कभी ज़मीर नहीं बेचा, मैंने कभी असूलों पर सौदेबंदी नहीं की। यही मेरा सियासी असासा है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जनाब। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये हमारे सियासतदान हैं, हमारे रहनुमा हैं, और ये हमारे अवाम हैं। क्या पूछेंगे आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक। उसामा रज़ी साहब, पहले आप जवाब दे दें, फिर तहरीक इंसाफ से सवाल है आपसे ये कि भाई सियासतदान हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हम कारोबार करना चाहते हैं, हम रोज़गार कमाना चाहते हैं, सियासतदान हमारे लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, इस मुल्क में सियासी अमल पे भी वडेरा शाही और जागीरदारों का कब्ज़ा है। इस मुल्क की सियासत इस मुल्क के जेन्युइन सियासतदानों के पास नहीं है। ये बात आप समझ लें अच्छी तरह से। और इस मुल्क के सियासी अमल को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, सियासी तौर पे मुल्क मुस्तहकम नहीं होगा और मुल्क में एक सियासी इनकलाब नहीं आएगा, उस वक्त तक ना आपकी मईशत सही होगी, ना आपकी तालीम सही होगी, ना आपको रोज़गार मिलेगा, ना यहाँ से महंगाई ख़त्म होगी, ना यहाँ पर इंसाफ और कानून की बालादस्ती होगी। बुनियादी चीज़ है इस मुल्क में सियासी अवामी इनकलाब, और वो उसका एक
पुरअमन रास्ता 8 फरवरी को अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया। अवाम ने फॉर्म 45 के ऊपर अपनी राय दी और इस मुल्क में फॉर्म 47 को जो है वो मुसल्लत कर दिया गया। ये निज़ाम नहीं चलेगा और अब पूरी कौम को यहीं खड़े होकर इस वक्त के अहद के इस लम्हे पर खड़े होकर फैसला करना होगा कि आया ये मुल्क आईन पाकिस्तान के तहत चलेगा, इस मुल्क का इक़्तिदार आला पार्लियामेंट के पास होगा, या ये मुल्क डिक्टेटरशिप के ज़रिए चलेगा, या ये मुल्क इस मुल्क के लुटेरों के ज़रिए चलेगा। ये बुनियादी सवाल है। जब तक ये सवाल एड्रेस नहीं होगा कोई भी सवाल एड्रेस नहीं हो सकता। लिहाजा पूरी कौम तक ये मैसेज पहुंच गया है और जमात इस्लामी जो बात आज से 78 साल पहले कह रही थी, लोग उसको मुस्तरद कर रहे थे, आज वो बात सच बनकर सामने आ गई है और इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम उसी मंतकी नतीजे तक पहुंच चुके हैं जो बात जमात इस्लामी रोज़े अव्वल से कह रही थी कि इस मुल्क को एक नए निज़ाम और इस मुल्क को अवामी इनकलाब की ज़रूरत है। वो इनकलाब आएगा, फॉर्म 45 के मुताबिक ये मुल्क चलेगा, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी और किसी और तबके की और ताकत की बालादस्ती नहीं होगी, तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना आप भूल जाएं कि इस मुल्क में कोई बेहतरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया उसामा रज़ी साहब। उधर माइक दीजिएगा अज़हर सदीक साहब को। सवाल ये था कि तहरीक इंसाफ भी, नून लीग भी, इमरान खान साहब के भी बच्चे बाहर हैं, आगे नवाज साहब के भी बच्चे बाहर हैं, तो कैसे हमारे लिए रोल मॉडल कौन है यहाँ पे? सिर्फ एक बात मैं कहता चलूँ कि आज 77 साल हो गए हैं मेरे मुल्क को आज़ाद हुए। मैंने तो नहीं देखा कि आज़ादी किस कॉन्टेक्स्ट में है। हज़रत कायद आज़म के साथ जो सलूक हुआ, लियाकत अली ख़ान के साथ सलूक हुआ, सरदार अब्दुल रब नश्तर के साथ, फ़ातिमा जिन्ना के साथ, आप ये सारी तारीख समझें। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो गठजोड़ है वो इमरान खान ने तोड़ दिया है। अब तारीख ने फैसला करना है कि वो सारी कुव्वतें इधर आके खड़ी होती हैं या नहीं। इमरान खान ने अब आवाज़ दे दी है, मौलाना फजलुर रहमान को भी बुला लिया है, पीर पगाड़ा को भी बुला लिया है, जमात इस्लामी से वैसे राब्ते में है। अब मौका है, यानी जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाने के कहते थे वो बूट पॉलिश करते रह गए, आप लोगों के सामने है, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और दूसरी जो बात है, अगर आप वाकई तब्दीली आप ला चुके हैं, 8 फरवरी को जो तब्दीली आई है उसको मनवाना है। 26 नवंबर को कोशिश की, गोलियां खा ली। और कमाल की बात है कि मौजूदा हुकूमत जिस बेदर्दी के साथ, जिस हालात के साथ बताती रही, लेकिन सब खामोश रहे। अब आखिरी बात की तरफ आ जाऊं, जो मौरूसी सियासत की बात हो रही है, वो मैंने ख़ानदानी मौरूसी सियासत इमरान खान में नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं है, जायदादें कोई बाहर नहीं है। इमरान खान अपने फ्लैट बेच के पाकिस्तान लेकर आया और कितने बड़े प्रोजेक्ट खड़े कर दिए। उनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, सियासत में कोई नहीं आना। उन्होंने तालीम हासिल करने के बाद इंशाल्लाह आने वाले दौर में आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान आएंगे। कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो, यही जो लोग हैं, यही हमारे पास क्यों आए बार बार? नहीं देखें, आप रास्ता है, मैंने आपको अज़हर साहब रास्ता रोकने के लिए कोई नुस्खा पूछ रहे हैं आपसे? नहीं, देखें नुस्खा आपके सामने इमरान खान ने दे दिया है। अब याद रखिएगा, इनकलाब आ चुका है। अज़हर साहब, अब आपने निकलना, बाहर निकलें। अब्बासी साहब के पास नुस्खा मौजूद है कि भाई आसिफ जरदारी साहब के पास बिलावल के बाद आसफा, तो नुस्खा बताने लगे हैं शायद खाकान अब्बासी साहब। नुस्खा वही है जो मैंने पहले बताया था, इलेक्शन चोरी मत करें। इलेक्शन चोरी मत करें। अवाम मरूशियत चाहते हैं, मरूशियत आने दें। ये बच्चे कह रहे हैं हमने चाहते हैं आने दें, ये बच्चे कह रहे हैं हमने नहीं किया। ये आपका फैसला नहीं है, रद्द करना है तो अवाम करेंगे। ठीक है, ये सीधी बात है। बाकी मरूशियत जो है, 2 सवाल लेने हैं हमने। जी आप बताएं। जी, मेरा नाम जवाद अहमद फराज है और मैं शेख ज़र इस्लामिक सेंटर का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल उसामा साहब से है कि आपने तीनों तबकों की बात की और आपकी जमात जमहूरियत के अलंबरदार है और जमहूरियत की बात करती है। हमने देखा है कि आप या तो इन तीनों तबकों में से एक तबके के साथ हमने आपको बड़े अरसा कबल हुकूमत में हिस्सा देखा और उसके बाद आपको किसी भी जमहूरी पार्टी के साथ या वैसे भी सिस्टम में आते नहीं देखा। आप जवान की बात करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के मुकर्रर बेहतरीन तकरीरें करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के भी बेहतरीन तकरीरें करते हैं, हमने अच्छी और ख़ूबसूरत तकरीरें सुनी हैं। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब आप सिस्टम का हिस्सा नहीं है या सिस्टम में बैठते नहीं हैं, आप इस जवान के लिए कैसे काम कर सकते हैं?
और मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के लिए भी आपकी तरफ से कोई राय नहीं आई। हम उसके लिए भी आपका मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। अब्बासी साहब से मेरा ये सवाल है, क्या आपने अवामी पाकिस्तान पार्टी मरूसी सियासत की बुनियाद पर बनाई, इसलिए नून लीग छोड़ी आपने? शुक्रिया। ठीक है, एक सवाल वहीं से जो पीछे लड़की है, उसके बाद ये माइक इधर आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल खाकान अब्बासी साहब से है। पहले तो उन्होंने कहा कि उनका पॉलिटिकल करियर इतने सालों का है, उन्होंने एक पार्टी इसलिए ज्वाइन की कि उसकी सोच बहुत अच्छी थी, तो जब छोड़ी उन्होंने वो पार्टी, क्या उस पार्टी की सोच ख़राब हो चुकी थी इसलिए आपने वो पार्टी छोड़ी? एक और जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि हर पॉलिटिशियन ये कहता है कि अवाम रेवोल्यूशन लाएगी, लेकिन अवाम का जो बेसिक चीज़ है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको कभी गाड़ियों के नीचे दिया जाता है, कभी कंटेनर से फ्रीडम ऑफ स्पीच को गिराया जाता है, कभी टेररिस्ट कहा जाता है, तो किस तरह रेवोल्यूशन आएगी? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद आलम है और मैं LLB फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मेरा ताल्लुक़ KBK ज़िला दिल्लोर से। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ अज़हर सदीक़ी साहब से। जी, उसने कहा कि हमारी PTI की जो पार्टी है वो सिलेक्शन और टिकट की तकसीम करती है, वो आके आवाम से पूछती है। क्या आपकी पार्टी ने बाजोड़ के आवाम से पूछा था कभी कि आपने वोट गुलज़फ़र को देना है या रेहान ज़ेब को देना है? ठीक है। उसी की वजह से रेहान ज़ेब वहाँ शहीद भी हुआ और KBK में PTI की गवर्नमेंट है। क्या आपने रेहान ज़ेब शहीद के लिए क्या किया? अभी इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे हैं या नहीं? चलें, ठीक है जी। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है और मैं BS कॉमर्स कर रहा हूँ। मेरा सवाल सर सदीक साहब से है कि आप तब से इमरान खान की बातें कर रहे हैं, इमरान खान ने ये किया वो किया, इंकलाब लाया। अब मेरे ख्याल में उन्होंने कोई इंकलाब नहीं लाया, वो तो अपनी सियासत कर रहे हैं ना। हमारे नौजवानों के लिए उन्होंने क्या किया है? आपने बात की कि उन्होंने 342 के बयान में अमेरिका का नाम लिखवा हुआ है, कौन सा बयान है, किधर है? हमें वो आप दिखा सकते हैं हार्ड कॉपी में? चलें, ठीक हो। सर मेरा नाम हसनैन जमील है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इमरान खान साहब पहले फ़ौज की बड़ी तारीफ़ें करते थे कि जैसे कि बाजवा जैसा प्रो डेमोक्रेटिक बंदा मैं समझता हूँ कि आज तक इस दुनिया में आया ही नहीं। तो ऐसा फ़ौज ने क्या किया कि ये अचानक ही फ़ौज के खिलाफ हो गए हैं? और एक और मेरा क्वेश्चन है यार, आपका पहला सवाल ही बहुत अच्छा, रहने दो। और एक और मेरा क्वेश्चन है कि ये कहते हैं कि आज़ादी की जंग लड़ें आप, खान साहब कहते हैं, तो ये अपने बच्चों को क्यों नहीं कहते कि आप आज़ादी की जंग लड़ें? ये अपने बच्चों को ये क्यों नहीं कहते कि इंग्लैंड में ये नवाज शरीफ के घर के सामने धरना दे? वो भी नहीं ये करते। ये क्या, ये अवाम, ये गरीब के बच्चे ये आगे आज़ादी की जंग लड़ने आए? चलें, ये भाई सदीक साहब की तरफ भी सवाल आए हैं। आपने सर अपना सवाल सुना है मेरे ख्याल में? जी जी। तो पहले हज़रत साहब आपसे बात कर ली जाए। जी, आप माइक। ये बड़ा नौजवान ने मज़ेदार सवाल पूछा है कि इमरान खान साहब के बच्चे सारी जदोजहद में कहाँ पर हैं, क्या हमें नज़र आएंगे? वो मैं एक शेर में जवाब देता हूँ। अब जरा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा काफिया रदीफ गलत हो जाए तो माफ़ी दे देना। जब तक बिके न थे खरीदता न था, तो उन्हें खरीद कर अनमोल कर दिया। वाह। जब इंसान मैदान में आता है ना, तब चीज़ें समझ में आती हैं। इमरान खान जब हुकूमत में आया तब समझ में आई कि एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल है। और मैंने आपके सामने बता दिया कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद अगर अगस्त में आए थे, RTS बिठाया गया था हराने के लिए। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने लेके आना तो 17 सीटों की जगह उस वक्त मेजॉरिटी देते 2/3 जो अब दी है। तो ये इंसान सीखता है और सीखने का अमल सामने है। अब इमरान खान को कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरी कौम को अंदाज़ा है कि किस किस ने क्या कुछ किया है। जहाँ तक दूसरी बात है, बच्चों के हवाले से मैं बताता चलूँ आपको, एक बात बड़ी वाज़ेह है। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, बच्चे अभी तालीम हासिल कर रहे हैं। अज़हर साहब कह रहे हैं तालीम के बाद वो सियासत में आएंगे। देख, अब ना मैं अभी कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता। ये सुन लें, एक बात बड़ी वाज़ेह है, ये फैसला करेंगे इमरान खान, बच्चे या पार्टी। ये नहीं है नाम, ये नोट कर लीजिएगा। मारूसी सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बनने देगी, ना ख़ानदानी सियासत बनने देगी। और जितनी जदोजहद की है, तो भाई क्या मुश्किल काम था? डी लेके NRO लेके चले जाते। पिछले 3 सालों से यही तो शोर डाल रहे हैं कि जाए मुल्क चले, छोड़ कर चले जाए। अभी भी क्या जा रही है एस्टैब्लिशमेंट? आप चाह रहे हैं जदोजहद ख़त्म कर दी जाए? जितनी जदोजहद ये हुई है, इमरान खान खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। एक दूसरा सवाल था कि आपने कहा जी मकामी लोगों से पूछते हैं, तो उन्होंने बाजोड़ का हवाला दिया। देखें, वो गुलज़फ़र की हद तक जो बात है, इसमें कोई शक नहीं है, जो कि पार्टी के नीचे से जो भी सजेशन आई उसके मुताबिक हुआ। लेकिन लाजमी नहीं है कि आपकी 342 में से 342 का फैसला गलत हो।
कोई एक आध अगर फैसला गलत हो गया उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस गलत था। और इमरान खान इस दफ़ा याद रखिएगा, इमरान खान खुद जेल में थे। मेरी अपनी टिकट की मसले पे प्रॉब्लम पे क्या मामला सामने आए वो मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन हमने कभी गिला नहीं किया। जो फैसला कर दिया है हम उसको कबूल करते हैं। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जनाब। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये हमारे सियासतदान हैं, हमारे रहनुमा हैं और ये हमारे अवाम हैं। क्या आप पूछेंगे आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक। सवाल खाकान अब्बासी साहब से था, मेरे ख्याल आप बता दें, आपसे भी मुखातिब किया था, आपको याद होगा आपका, जब मैंने आपको बिठाया था। देखिए, हमने जो इश्तराक अमल किया था वो इश्तराक अमल हमें सिर्फ कराची के अवाम ने तकरीबन 90% मैंडेट दिया था आखिरी बल्दियाती इलेक्शन में, और उसमें हमने और पीटीआई ने, उसके बावजूद कि हमारी अक्सरियत थी, लेकिन हमने पीटीआई के साथ इश्तराक किया, वहाँ पर इत्तेहाद किया और उसके नतीजे में मेयर वहाँ पे हाफिज़ नईमुर रहमान को बनना चाहिए था। लेकिन हमारे उन्हीं रात के रखवालों ने, अंधेरे के चोरों ने उस मैंडेट को चोरी कर लिया और एक ऐसी जमहूरियत यहाँ पर मुसल्लत की कि जिसमें 9 लाख वोट हार गए और 3 लाख वोट जीत गए। तो यही सबसे बड़ा मसला है। इस मुल्क को अवाम की राय का एहतराम इस मुल्क में करना पड़ेगा। अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा तो कल 16 दिसंबर गुजरा है, ईस्ट पाकिस्तान में अवाम की राय का एहतराम नहीं किया गया। भुट्टो और याह्या खान ने मिलकर जमहूरियत को मुस्तरद कर दिया, अपने इक़्तिदार को नहीं छोड़ा, मुजीबुर रहमान को अलग कर दिया और यहाँ पे उन्होंने अवाम की राय के बरखिलाफ़ हुकूमत कायम की। तो यहाँ इस मुल्क में अवाम की राय के मुताबिक अवाम इस मुल्क का निज़ाम चलना चाहिए। यही कांटे का जवाब है और यही आखिरी हल है इस मुल्क का। बहुत शुक्रिया शाहिद खान। फॉर्म 45 के मुताबिक इस मुल्क का निज़ाम चलना चाहिए और आइन की बालादस्ती इस मुल्क में होनी चाहिए। किसी और ताकत की बालादस्ती 24 करोड़ अवाम अब कबूल नहीं करेंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब, मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी को बतौर वज़ीर आज़म हम तारीफ़ करते हैं इनकी कि इन्होंने काम बहुत बेहतर किए और आज सोच है उनकी, देखें इख्तलाफ करके उनसे अलहदा खड़े हैं। तो हमें, मैं कम अज़ कम मैं तो इस बात की पजीराई करता हूँ कि ये है वो असल में इनकलाब। मैं इमरान खान को क्रेडिट दूंगा तो बुरा लगेगा, फिर कहेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये इनकी सोच है कि उसकी वजह से आज उस पर खड़े हैं। अल्लाह ताला इन्हें आसानी रखे जी। चलें, माशाल्लाह शाहिद खाकान अब्बासी को भी इन्होंने इनकलाबी करार दिया है, हम भी कबूल करते हैं। यानी जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब वाला इनकलाब कबूल कर लिया। नहीं, वाला नहीं, वाला। देखिए, मैं आप सबको बड़ा मशहूर हूँ। मैं जो मोहतरमा ने सवाल किया था, मैं ज़ाती सवालात के जवाब ज़रा नहीं देता क्योंकि उसमें एक खुदनुमाई का अंसर शामिल हो जाता है जिसको मैं पसंद नहीं करता। लेकिन चूँकि आपने सवाल किया है तो मैं इक़्तिदार छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। मैंने 35 साल बाद इलेक्शन नहीं लड़ा, मुझ पर बहुत हल्के का दबाव था क्योंकि मुझे जो आज ख़राबी है वो नज़र आ रही थी कि ये ख़राबी पैदा होगी और मुझे इस बात का मुझे इत्मीनान है और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज जो इस मुल्क में सियासी ख़राबी है, जो इस मुल्क के हुक्मरान कर रहे हैं, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। वरना मैं अपनी जमात के में सीनियर तरीन लोगों में से था, शायद सीनियर तरीन आदमी था। तो मैं इक़्तिदार छोड़ के यहाँ पर आया हूँ। और दूसरी बात आपने की कि क्या आपका जमात से इख्तलाफ था, मैंने ना कभी जमात से ओहदा मांगा है ना कोई और चीज़ मांगी है, लेकिन मेरी जमात का पैगाम था वोट को इज़्ज़त दो। ये आइन का पैगाम था। जब मेरी जमात ने पैगाम छोड़ दिया तो मैंने उनसे बहुत इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ कहा कि मैं आपके इस जो नया आपकी सोच है इक़्तिदार को इज़्ज़त दोगी, मैं इसके साथ नहीं चल सकता। तो मैं ये छोड़ के वहाँ से आया हूँ। बाकी मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, ना मुझे कोई किसी से कुर्सी चाहिए। लेकिन जो कुछ मेरी जमात के साथ हुआ वो भी आपके सामने है कि 2018 की जो इलेक्शन चोरी हुआ, चोरी के बावजूद मेरी जमात उस वक़्त 85 सीटें ले गई थी। इस इलेक्शन में जो उसकी हकीकत है, अपना सोच बदलने के बाद वो भी आपके सामने है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप हमारे मेहमान जिन्होंने हमें इतना वक्त दिया, इस्लामी जमीयत तलबा, हेले कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, पायनियर क्लब, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप हमारे मेहमानों को इनका शुक्रिया इस तरह से अंदाज से अदा करें कि जब मैं इनके नाम पुकारूँ तो
तो आप इन्हें तालियों के ज़रिए बताएं कि आपको कितना अच्छा लगा। मैं सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं अपने मेहमान नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब डॉक्टर उसामा रज़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर मैं अडयाला जेल से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा और कानूनदान नज़र सिद्दीक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वक्त महदूद था, सबके सवालात नहीं लिए जा सकते थे, लेकिन हमने कोशिश की है कि आप सबके सवाल आएँ। आप मसला ये है भाई, एक चीज़ पे तो इत्तेफाक, आप इसको तो कंक्लूड करें जी कि एक चीज़ पे हम चारों का और पूरे ऐवान का इत्तेफाक है कि इस मुल्क में एक इनकलाब आना चाहिए। वो इनकलाब उसकी क़यादत कौन करेगा? सड़क पे ये अच्छा एक मिनट, चूँकि बहुत से लोगों के सवालात नहीं हुए तो मैं सिर्फ चाहूँगा कि आप हाथ खड़े करके बता दें कौन कौन चाहता है कि इनकलाब की क़यादत तहरीक-ए-इंसाफ करे, कौन कौन चाहता है कि जमात इस्लामी आगे आए और इनकलाब की क़यादत करे, और कौन कौन चाहता है कि यानी अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी साहब सामने आए इनकलाब के लिए। देखें, मसला क़यादत का नहीं है, मसला इनकलाब का है, वरना इशू कंफ्यूज हो जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया। आप एक सवाल और कर लें कि कौन कौन चाहता है कि इस मुल्क में इनकलाब आना चाहिए? कौन कौन चाहते हैं इस मुल्क में इनकलाब आए? चलें जी, आप हम सब मेहमानों मैं फिर से एक मरतबा पायनियर इनकलाब इस्लामी जमीयत तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी और हैले कॉलेज के ये जो इंतज़ामिया है, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया आपने और हमारे मेहमानों को भी बहुत अच्छा लगा। मैं आप सब ऑडियंस का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक क्लैपिंग अपने लिए कीजिए और उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़।